स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि इस यूनिट में से न्यूमेरिकल आएंगे ही, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से जो न्यूमेरिकल है वो कैलकुलेशन वाले आएंगे। अभी तक जो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई सब कराया है उसमें थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल ही आने हैं कि टाइम पहचान लो कौन सा है, प्लेस पहचान लो, बट यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। जो जीएसटी आप कैलकुलेट करते हो, उसे कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उस पर जीएसटी रेट लगा दो। जीएसटी रेट आपको प्रोवाइड होते हैं नॉर्मली। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आता कहाँ से है। तो ये सेक्शन 15 है, इसके अंडर हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसका सब सेक्शन कवर करने वाला है ट्रांजैक्शन वैल्यू। सब सेक्शन 2 क्या क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है। सब सेक्शन 3 बताएगा कि क्या क्या नहीं इंक्लूड करना, और 4th कुछ वैल्यूएशन रूल्स बताएगा। अब आ जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। मतलब अगर दो कंडीशन हमारी सर्टिस्फाइड हो जाए, जो मैं बताने वाली हूँ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? जो कि जिस पे मैंने सप्लाई मेड करी। मैं मान लो मैंने टी शर्ट खरीदी और मैंने टी शर्ट के लिए 200 रुपये दिए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपये हो जाएगी अगर दो कंडीशन सर्टिफाई हो जाए। तो क्या पहली कंडीशन है कि जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब मैंने 200 रुपये के अलावा उसे और कुछ नहीं दिया होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये 200 रुपये रख ले और ये मेरी साइकिल रख ले, ऐसा कुछ नहीं। और जो सप्लायर है और रिसिपेंट है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। मतलब उसका और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा उससे कोई भी एम्प्लॉयर का रिलेशन है या वो मेरा फैमिली मेम्बर है, कुछ ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। देन आ जाते हैं सेक्शन 15(2). अब अगर पहली वाली दो कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो जाती हैं, मतलब हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाता है, तो फिर उस केस में हमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है एक्स्ट्रा में वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और क्या क्या एक्सक्लूड करना होता है वो सब हम पढ़ने वाले। तो पहले इंक्लूड पढ़ते हैं। सबसे पहले जीएसटी को छोड़ के या जीएसटी से रिलेटेड छोड़ के कोई और टैक्स दिखे ना, फटाफट ऐड कर देना। जैसे कि एक्स ने वाई को जनरेटर बेचा, ठीक है, 1 लाख का जनरेटर था और एक्स ने उस पर 2% सेल ऑफ जनरेटर 2% मतलब कोई और टैक्स लगाया। जीएसटी तो 18% था, बट 2% कोई और टैक्स लगाया। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन कैसे होगी? 1 लाख होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे 2%। और अब वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी 1,02,000 है और हम इस पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये है तरीका कैलकुलेशन का। अब हम आ जाते हैं और दूसरी चीज़ क्या क्या ऐड करनी है। तो सप्लाई ऑब्लिगेशन इज मीट बाय द रिसिपेंट इंक्लूडेड इन अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन है सप्लाई की जो सप्लायर को मीट करनी थी बट रिसिपेंट ने मीट कर दी है, जैसे कि मिस्टर एक्स ने एसी सप्लाई किया वाई को 30,000 का। अब जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे वो एक्स को करने थे। एक्स कौन है? सप्लायर। वाई कौन है? रिसिपेंट। लेकिन वाई ने वो 2,000 रुपये पे कर दिए डिलीवरी के एक्स के बिहाफ पे। तो अब ये प्राइस में एडजस्ट नहीं हो रखे हैं कहीं पे भी। तो जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, हम इन 2,000 को ऐड करेंगे और हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई 32,000 आएगा। देन आ जाता है इंसिडेंटल एक्सपेंस चार्ज बाय द सप्लायर। अगर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है, जैसे कि पैकेजिंग, फ्रिज, मतलब मोबाइल तुमने सोल्ड किया और तुम्हारा जो फ़ोन था ना भाई वो बहुत महंगा फ़ोन था, तुमने आईफोन खरीदा है तो उसकी अच्छी खासी पैकेजिंग हुई। अब पैकेजिंग के 10,000 आ गए चार्जेस, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये 10,000 भी ऐड होंगे। अब कोई और अमाउंट जो चार्ज किया है फॉर एनीथिंग डन इन अ सप्लायर रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब आपके सप्लाई के टाइम पे अगर कोई इंस्पेक्शन चार्जेस है या इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो सब भी ऐड होते हैं। इसके अलावा अगर कोई लेट फी, पेनल्टी वगैरह लगती है डिले पेमेंट के लिए, तो वो सब भी ऐड होती है। अब इस पॉइंट पे ना ज़रा ध्यान देना, अगर लेट फी या पेनल्टी लगती है, जैसे मान लो आपकी लेट फी लगी 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये की आपकी पेनल्टी या लेट फी लग गई। अब इस 2,000 में आपका जीएसटी भी होगा और आपकी पेनल्टी फी भी होगी, इंक्लूड होगा, क्योंकि ये तो टोटल 2,000 रुपये दे दिए। तो अब इसमें से जीएसटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? जिस पे मैंने फोकस कर रखा है, वैल्यू इंक्लूडेड जीएसटी, मतलब 2,000 रुपये अपॉन 100 प्लस जीएसटी रेट, 100 प्लस 12% इंटू 100। इससे क्या हुआ कि तुम्हारा जीएसटी 214 निकल के आ गया। अब आ जाता है सब्सिडी। सब्सिडी में क्या है, मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था ना इसलिए। अगर सब्सिडी आपका सप्लायर इनवॉइस से लिंक है, ठीक है, और ये रिसीव हुआ है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये इंक्लूड नहीं होता वैल्यू ऑफ सप्लाई में। बट अगर आपका सब्सिडी रिसीव हुआ है किसी और पर्सन से, मतलब जैसे एनजीओ या चैरिटी, तो वो इंक्लूड होगा। बट अगर आपका सब्सिडी ब्लैंकेट सब्सिडी है, अब ब्लैंकेट सब्सिडी में क्या होता है कि लमसम है लेकिन लिंक्ड नहीं है सप्लाई से, तो भी ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं वो सारी चीज़ें जो हमें एक्सक्लूड करनी है। अब तो इंक्लूड पढ़ लिया ना, अब क्या क्या हटाना है वो देखते हैं। तो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट हमें मिला है बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सप्लाई तो उसे एक्सक्लूड कर देंगे अगर वो सेपरेटली हमारे इनवॉइस में लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर सप्लाई के बाद मिला है तो भी एक्सक्लूड करेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो। अब कौन कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए? पहला, जो डिस्काउंट है वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, मतलब जब पहले एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ जी हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, डिस्काउंट आपका इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। ये जो मैं कंडीशन बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन खुद आपको बताएगा। अगर इन कंडीशन में से कोई भी एक मिसिंग होती है ना तो फिर आपको डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं करना है, तो क्वेश्चन ये खुद कंडीशन लिख कर देगा। दूसरा, तीसरी कंडीशन है कि जो रिसिपेंट है वो रिवर्स कर दे आईटीसी को। अब ये पॉइंट समझने वाला है और मुझे पता है तुम्हें ऐसे तो समझ आने वाला नहीं है, तो मैंने लिया है एग्जाम्पल। अब देखो 10/7/2023 में मिस्टर एक्स ने गुड सोल्ड करे मिस्टर वाई को, ठीक है, और उन्हें 2 मंथ का क्रेडिट दिया कि 2 मंथ के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देना, ठीक है। अब वैल्यू थी इनकी 1,00,000 रुपए गुड्स की, जीएसटी दिया 12,000। अब मिस्टर वाई ने क्या किया? अब मिस्टर वाई कौन है? जिसे सेल किया है, तो ऑफकोर्स वो आगे को गुड सेल करेगा, तो उन्होंने आईटीसी क्लेम कर लिया। आईटीसी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और मैंने पहली वीडियोस में बताया, तो तुम जाके देख सकते हो कि आईटीसी क्या है। तो 12,000 का आईटीसी इन्होंने क्लेम कर लिया। अब बाद में क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने कहा कि अगर आप मुझे 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, और वाई ने विद इन 1 मंथ पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्हें डिस्काउंट दे दिया, कितना? 1,12,000 का 5% इन्हें डिस्काउंट दे दिया 5,600, जिसमें से जो वैल्यू थी वो 5,000 की थी और जीएसटी 600 था। अब क्या होगा? एक्स की जो जीएसटी लाइबिलिटी है वो 600 रुपये से कम हो जाएगी, और वाई ने जो आईटीसी क्लेम कर लिया था ना 12,000 का, उससे वो उसमें से 600 रुपये वापस करना पड़ेगा। तो ये जो तीसरी कंडीशन थी कि जो रिसिपेंट है उसे आईटीसी जो क्लेम किया है वो वापस करना पड़ेगा, वो ये थी। अब हम पढ़ते हैं आगे दूसरी कंडीशंस। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा जनरल वैल्यूएशन मैकेनिज्म, जिसके अंदर था कि अगर हमारी सप्लाई की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो 2 बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ऊपर से जो सब कुछ पढ़ा हम वो लगाएंगे। बट अगर वो बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो हम रूल 27 to 31 लगाएंगे, और अब हम रूल 27 to 31 ही पढ़ने वाले हैं। तो अब ये पढ़ते हैं रूल। अब इसमें क्या रूल है? पहला है, अगर 27 कब लगता है? जब कंसिडरेशन पूरा पैसे में ना दियो, मतलब 2,000 के अलावा मैंने अपनी साइकिल भी दे दियो एक टी शर्ट खरीदने के लिए। 28 कब लगता है? जब सप्लाई डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन से हो। 29 जब एजेंट के थ्रू हो, और 30 जब वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट हो, और 31 जो है वो रेसिडुअल मेथड है कि अगर कोई सा मेथड नहीं लग रहा है तो भाई इसे लगा दो। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से हमारे हैं। तो 27 कहता है, 27 की पूरी मैंने टेबल दे रखी है कि कैसे अप्लाई होगा। पहला सिचुएशन, अगर आपकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, मतलब अगर मेरी साइकिल वाला एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं, मेरी साइकिल की ओपन मार्केट में क्या वैल्यू है वो पता लगाया जा सकता है, तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि मैंने फ़ोन जो था वो सप्लाई किया 2,000 का, अलॉन्ग विद द एक अपना पुराना फ़ोन देके मैंने नया फ़ोन खरीदा, ठीक है, और मैं जो पुराना फ़ोन था वो एक्सचेंज हो सकता था 24,000 में, तो ओपन मार्केट वैल्यू न्यू फ़ोन की क्या होगी? वो 24,000 होगी, ठीक है, वो 20,000 नहीं होगी। भले ही मेरा न्यू फ़ोन की वैल्यू 20,000 है, बट मैंने अपना पुराना 24,000 का फ़ोन देके उसे खरीदा है, तो अब जो न्यू फ़ोन की वैल्यू होगी वो 24,000 होगी। अब अगर ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? तो कंसिडरेशन इन मनी, मतलब पैसे में जो कंसिडरेशन दिया, मतलब 2,000 प्लस जो मेरी बाइसिकल की मॉनेटरी वैल्यू होगी वो लगा लेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, एक लैपटॉप था जो 40,000 का था, वो मैंने लिया, वो सप्लाई किया गया, उसके साथ साथ एक प्रिंटर भी दिया गया जो मैन्युफैक्चरर ने रिसिपेंट को दिया। अब प्रिंटर की वैल्यू सप्लाई के टाइम पे 4,000 पता थी, बट ओपन मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं पता थी, बट ये पता था कि शायद 4,000 वैल्यू है। तो अब हमारा जो लैपटॉप है उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? 40,000 प्लस 4,000। देखो ये ना पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। अगर आपको पहला केस सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको सेकंड वाला केस बाद में लगाना है। पहला वाला केस मतलब अगर सेटिस्फाइड हो गया तो आपको फिर सेकंड केस लगाना ही नहीं है। अगर पहला केस पूरा नहीं हो रहा फुलफिल तो फिर आपको सेकंड वाला केस लगाना है। अब अगर सेकंड पे नहीं हो रहा तो तीसरा केस आ जाता है। अगर आपको अब 2 सिचुएशन फुलफिल नहीं हो रही, एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है? आपका जो भी गुड्स आपने दिया है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके जैसी अगर कोई सर्विस है या गुड्स है उसकी वैल्यू आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है।
और अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, कंसिडरेशन इन मनी, मतलब मैंने जो टी शर्ट के लिए वो 2,000 रुपये दिए थे प्लस मेरा जो मॉनेटरी इक्विवेलेंट होगा नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन का, और वो भी किसके हिसाब से, ऊपर भी ये था कंडीशन की नॉन मॉनेटरी इक्विवेलेंट ले लो, बट अब यहाँ पे किस रूल के हिसाब से, रूल 30 और 31, रूल 30 और 31 हम पढ़ेंगे आखिर में, तो वेट करो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा आ जाता है रूल 28। रूल 28 क्या कहता है, अगर हमारी सप्लाई हो रही है डिस्टिंग या रिलेटेड पर्सन के बीच में, ठीक है, अगर सप्लाई डिस्टिंग या रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया है सबसे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, तो वीडियो जाके पहली वाली देख लो। अब इसकी क्या क्या पूरी कंडीशन है ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सिचुएशन 1, अगर आपकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, और अगर आपने आईटीसी क्लेम कर रखा है, फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर रखा है, तो जो भी आपका इनवॉइस का अमाउंट है ना वही आपकी डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। डीम्ड का मतलब होता है कि मान लो कि लेट एक्स, वो वाला इसमें भी आ गया कि डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं तो फिर क्या करना है, उसके जैसा कोई अगर गुड्स या सर्विसेज होगा उसकी वैल्यू आपने ले लेनी है। और अगर इनमें से कोई भी केस आपका फुलफिल नहीं हो रहा तो रूल 30 और 31 लगेगा। एक्स लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया वाई लिमिटेड के साथ 8 लाख का, और वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट ये था वो ऐसे था कि 10 लाख का था, बट उसने पास कर दिया वो 8 लाख में। बट वाई लिमिटेड जो ये सर्विस आउटसाइडर्स को प्रोवाइड करता है वो 9,50,000 की प्रोवाइड करता है। ये एग्जाम्पल है कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड जो है वो कंट्रोल किए जा रहे हैं मिस अंजलि के द्वारा। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड रिलेटेड पर्सन हो गए। अब क्या हुआ कि एक्स लिमिटेड के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया 10 लाख का, जो उसने वाई लिमिटेड को पास कर दिया 8 लाख में, और वाई लिमिटेड जो बाहर वालों को ये सर्विस प्रोवाइड करता है वो 9,50,000 की प्रोवाइड करता है। तो अब जो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो 8 लाख या 10 लाख नहीं होगी, वो 9,50,000 होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू द एजेंट। अगर एजेंट के थ्रू सप्लाई हुआ है, अब ये ध्यान रखना कि ये रूल जो है वो स्पेसिफिकली गुड्स के लिए, सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता। तो ये क्या है कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू गुड्स की अवेलेबल है तो आपको ओपन मार्केट वैल्यू, और अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना है कि अगर ऐसा कोई गुड्स जो रिसिपेंट है वो सप्लाई करता है किसी और बाहर वाले कस्टमर को, बाहर वाले मतलब जो रिलेटेड कस्टमर नहीं होता, तो उस सामान का जितने में वो सप्लाई करता है ना उसका 90% ले लेना है, जो प्राइस वो चार्ज करता है उसका 90% ले लेना है, ठीक है। और अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं और ऊपर की कंडीशन भी नहीं लग रही है तो रूल 30 और 31 हम यूज़ करेंगे। अब इतनी देर हो गई कि ये रूल 30, 31, रूल 30, 31 अब क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये रूल 30 और 31 है क्या। बहुत सिंपल सा रूल है, देखो अगर आपके पास रूल 30 ये कहता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या फिर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका 110% ले लो, सिंपल। अभी ये जो एग्जांपल दे रखे हैं, सपोज एक्स एंड वाई रिलेटेड पर्सन है, एक्स ने गुड सोल्ड किए वाई को। अब क्योंकि एक्स एंड वाई रिलेटेड पर्सन हो गए तो हमारी सबसे स्टार्टिंग की जो 2 कंडीशन थी, सोल्ड कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं हुई। तो अब क्या हुआ कि जो मार्केट वैल्यू है लाइक एंड काइंड गुड्स की वो अवेलेबल है नहीं, तो हम ये भी नहीं लगा सकते। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक्स की बस वो दे रखी है 2,50,000, तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से हमें रूल 30 लगाना है, और रूल 30 क्या कहेगा, 2,50,000 का 110% कर दो, दैट इज 2,75,000। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी। लॉटरी के केस में क्या है कि आपको डायरेक्ट दे रखा है। लॉटरी के केस में क्या करना है, जो भी आपकी लॉटरी का अमाउंट होगा उसका 100/128 कर दो फेस वैल्यू ऑफ टिकट का, या फिर 100/28 जो भी नोटिफाइड कर रखा होगा ऑफिशियल गैजेट में। अब आपको ये समझने की इतनी जरूरत नहीं है ऑफिशियल गैजेट क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होगा ये है ऑफिशियल गैजेट की वैल्यू और ये है फेस वैल्यू। इसमें से आपको जो भी हायर होगी वो आपको चार्ज कर देना है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग अ फरवरी 2024 सिक्किम गवर्नमेंट इशू 640 लॉटरी टिकट टू द डिस्ट्रीब्यूटर। फेस वैल्यू जो थी टिकट की वो 5,000 थी, वेयर एज जो प्राइस नोटिफाइड किया था ऑफिशियल गैजेट ने वो 4,200 था। अब लॉटरी कैन नॉट बी सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर आउटसाइड द सिक्किम। तो आप कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो नंबर ऑफ टिकट थे वो कितने थे। अब देखो तुम्हें यहाँ डायरेक्टली पता चल रहा है कि 4,200 से बड़ा 5,000 है, तो अब हम इसे अलग अलग क्यों ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेट करके क्यों देखेंगे, हमें ये पता चल गया कि कौन सा हाइयर है कौन सा है 5,000, तो हम 5,000 पे ही कैलकुलेट करेंगे, पहले 4,200 पे फिर 5,000 पे, ऐसा अलग अलग नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ टिकट कितने हैं 640, उनकी मल्टीप्लाई कर दी फेस वैल्यू से इंटू 100/28, तो आपका आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई देखते हैं बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। तो इस केस में क्या है, जो 100% है वही ले लेना है हमें। वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉटरी का 100% होता है फेस वैल्यू का, जैसे कि मिस्टर गोल्डी विजिट लक्की रेस क्लब टू प्लेस अ बैट ऑन अ हॉर्स रेस। हॉर्स रेस पे उन्होंने बैट लगाया, बैट की वैल्यू कितनी थी 25,000 रुपये, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा 100%, दैट इज 25,000।
अब बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द ट्रैवल और टिकटिंग। तो अगर आप डोमेस्टिक बुकिंग कर रहे हो एयर के थ्रू तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, और अगर आप इंटरनेशनल बुकिंग कर रहे हो तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। लुक एट द एग्जाम्पल, Dua Travel have sold air ticket for transport of the passenger from various domestic flight during a month of January. Total amount जो था वो 72,50,000 था फ्लाइट का, आउट ऑफ विच 7,20,000 जो था वो पैसेंजर का टैक्स था। तो अब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें निकालना है बेसिक फेयर। बेसिक फेयर निकालने के लिए ये जो पैसेंजर टैक्स था पहले वो हम हटा देंगे, तो हमारा 65,30,000 आ गया। अब हम इस पर 5% का टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी, ये हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट थी। ठीक है, देखो वैसे तो मैं तुम्हें ये ऑलरेडी वीडियो में ऊपर बता चुकी हूँ, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो दोबारा बता रही हूँ। जब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी होती है जिसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। इस फॉर्मूले में क्या है, जो भी वैल्यू है इंक्लूजन ऑफ जीएसटी, मतलब टोटल वैल्यू लिखोगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे जीएसटी रेट से, डिवाइड कर दोगे 100 प्लस जीएसटी रेट। इसी के साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका खत्म होता है।